सबसे पहले हम देखते हैं वर्क से रिलेटेड। वर्क यानी कि कार्य। कार्य क्या होता है? बल यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। बल इनटू विस्थापन। सबसे पहले यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन यह भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यह भी एक सदिश राशि है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि कार्य क्या है, सदिश या अदिश, स्केलर या वेक्टर। तो हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, F डॉट S। S से हम किसको डिनोट कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट को। फोर्स को किससे डिनोट कर रहे हैं? F से। तो यहां से हम देख के चल रहे हैं कि बीच में आ रहा है डॉट प्रोडक्ट। याद रखना, कभी भी अगर डॉट प्रोडक्ट आ रहा है यानी कि A डॉट B, तो इसका रिजल्टेंट आता है AB cos ऑफ थीटा, और ये हमेशा एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी। और न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी, अदिश राशि होगी। तो यहां से भी क्या दिखाई दे रहा है हमें? बीच में डॉट प्रोडक्ट, तो रिजल्टेंट आएगा अपने पास FS cos ऑफ थीटा, और ये क्या होगी? एक स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ये एक अदिश राशि होगी, अदिश राशि। सबसे पहले ये जान लीजिए कि सदिश और अदिश में जहां कंफ्यूजन रहता है उसके पॉइंट्स जान लीजिए। पहला कि जब वैल्यू दे रखी और डायरेक्शन नहीं है तो कंफर्म है कैसी? अदिश राशि होगी। दूसरा, वैल्यू भी है, डायरेक्शन भी है। अब जानना है कि ये सदिश हो गया, अदिश, स्केलर हो गया, वेक्टर होगी। तो उस केस में अगर बीजगणितीय नियम के अनुसार हम जोड़ सकें तो स्केलर, और ना जोड़ सकें तो वेक्टर। ध्यान रखिए। तो वह क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। उससे आगे इसका अगर यूनिट देखा जाए, यूनिट यानी कि मात्रक, तो यूनिट अपने पास आएगा, ड्राइव्ड यूनिट तो होगा फॉर्मूले की सहायता से कैलकुलेट किया हुआ। फोर्स का क्या? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का क्या होगा? मीटर। ठीक है। अब इसी फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल्स रेलवे ग्रुप डी में दिए गए हैं। न्यूमेरिकल क्या था? न्यूमेरिकल ये था अपने पास कि किसी वस्तु का डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन दे रखा था अपने पास 10 मीटर। फोर्स अगर दे रखा हो, मान लेते हैं हम 50 न्यूटन, तो बताइए किया गया कार्य क्या होगा? तो आपको बस सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी। 50 इंटू 10 कितना? 500 न्यूटन मीटर। और इस न्यूटन मीटर को हम दूसरा क्या लिख सकते हैं? जूल। यानी 1 न्यूटन बल लगाने पर अगर वस्तु का डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन 1 मीटर आता है तो किसके बराबर होगा? 1 जूल कार्य के बराबर होगा, 1 जूल वर्क के बराबर होगा। यहां से तो हम लिख सकते हैं इसको किसके बराबर? 500 जूल के बराबर। ये तो था इसका बेसिक कि वर्क है क्या। अब आता है दूसरा पॉइंट, टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क। इसमें बेसिकली 3 टाइप बनते हैं अपने पास। सबसे पहला रहेगा अपने पास पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन हिंदी में बोला जाएगा धनात्मक कार्य। पॉजिटिव वर्क डन, धनात्मक कार्य। अब कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि है तो कोई ना कोई दिशा जरूर होगी। तो यहां से हम देखते हैं कि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा अगर एक समान है, दोनों आपको मिले सेम डायरेक्शन में,
दोनों आपको मिले सेम डायरेक्शन में, चाहे वो पुल के रूप में हो सकता है चाहे पुश के रूप में हो सकता है, लेकिन सेम डायरेक्शन होना जरूरी है। तो सेम डायरेक्शन रहेगा तो थीटा वेरी करेगा कितना, 0 to 90 डिग्री, और कोस थीटा का मान 0 to 90 डिग्री हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो जो वैल्यू आएगी वो वर्क डन की वो भी क्या आएगी, पॉजिटिव। तो धनात्मक कार्य की कंडीशन क्या है कि फोर्स की डायरेक्शन, बल की दिशा और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, विस्थापन की दिशा दोनों अगर एक समान है तो थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच, कोस थीटा का मान पॉजिटिव और वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ये था पॉजिटिव कार्य। एग्जांपल अगर देखें, जैसे यहां पे आप पीछे से कोई गाड़ी आ रही है इस तरह से, गाड़ी ने आके आपको हिट किया और आप इसी डायरेक्शन में आगे गए, तो फोर्स की डायरेक्शन भी इधर ही थी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी इधर ही थी, तो ये आपके पास कैसा कार्य आएगा, पॉजिटिव कार्य। उसके बाद दूसरा पार्ट है अपने पास नेगेटिव वर्क डन, ऋणात्मक कार्य, नेगेटिव वर्क डन, ऋणात्मक कार्य। चलिए इसके बारे में देखिए। यदि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, मतलब थीटा वेरी करे 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच, तो इस दौरान जो कोस थीटा का मान रहेगा वो क्या लेंगे हम, नेगेटिव, और वर्क डन भी क्या आ जाएगा अपने पास, नेगेटिव। एग्जाम्पल अगर देखें कि मान लेते मैं इस कैप को ऊपर की ओर फेंकता हूं, यहां से मैं इस कैप को ऊपर की ओर फेंकता हूं, तो जब ये कैप ऊपर की ओर मूव कर रही है, फ्री फॉल कर रही है, फ्रीली मूव कर रही है, तो इस समय इसके ऊपर कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी। ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड मूव करवा रहा है, नीचे की ओर मूव करवा रहा है, लेकिन ये तो जा रहा ऊपर की ओर, फोर्स की डायरेक्शन नीचे, इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर, तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव वर्क डन। तो यहां हम लिख सकते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, नेगेटिव वर्क डन। ठीक, चलिए इससे आगे देखते हैं। वर्क डन का जो तीसरा टाइप बनेगा अपने पास, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जीरो वर्क डन। वर्क डन का तीसरा टाइप जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन की कंडीशन सबसे पहली, नो डिस्प्लेसमेंट, कोई विस्थापन ना हो, कोई विस्थापन ना हो, नो डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन। तो हम जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं तो वर्क डन क्या हो जाएगा अपने पास, जीरो। कोई वस्तु है एक जगह लोकेटेड है, वही फिक्स है, हम उसको मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वाली कंडीशन में क्या लेके चलेंगे, नो डिस्प्लेसमेंट, जीरो वर्क डन। उसके बाद पीरियोडिक मोशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से इसको। पीरियोडिक मोशन हिंदी में बोला जाता है आवर्त गति। आवर्त गति वो गति होती है जो एक फिक्स टाइम के बाद दोबारा रिपीट करे, जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है सन के अराउंड, या फिर मून रोटेट कर रहा है अर्थ के अराउंड, या सैटेलाइट, बाकी सैटेलाइट रोटेट करे अर्थ के अराउंड, तो वो उनका मोशन होगा पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति, यानी कि रिपीट आफ्टर ए फिक्स इंटरवल, रिपीट आफ्टर फिक्स इंटरवल, वो कहलाता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में हम बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या कंसीडर करके चलेंगे, जीरो, और वर्क डन भी क्या रहेगा, जीरो। तीसरा, यदि फोर्स की डायरेक्शन, बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो किया गया कार्य जीरो होगा। एग्जाम्पल अगर देखें हम, मान लेते हैं कि यहां पे है आप या कोई कुली है,
सर पे एक भारी सा बक्सा रखा है आपने। अब इस बक्से के अंदर जो मास है, द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान के कारण ये जो सतह के ऊपर असर दिखाएगा वो कहलाता है वेट। वेट भी एक फोर्स का काम करेगा। तो वेट किधर एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड। आपके अंदर जो मास है उसके कारण जो सरफेस पे असर दिखा रहे वो भी क्या होगा? वेट। वो भी किधर एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड। तो हम देख रहे हैं कि रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। अब ऐसा तो होगा नहीं सर पे सामान रखा जमीन में धंस गए, तो यहां से क्या होगा? आप या तो लेफ्ट मूव करेंगे या राइट मूव करेंगे। तो चाहे आप लेफ्ट में जाइए चाहे आप राइट में जाइए, आप जा रहे हैं परपेंडिकुलर। अब थीटा का मान 90 डिग्री, कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा? कोस 90 डिग्री 0, और कोस थीटा का मान 0, इट मींस वर्क डन भी क्या होगा? 0। तीसरा, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, जब सर्कल में गति करोगे तो सेंटर के रिस्पेक्ट में, जो हम इनिशियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी? डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा अपने पास? कांस्टेंट रहेगा। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा तो वर्क डन क्या होगा अपने पास? अब ये देखो, ये जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है। वर्क डन के लिए क्या चाहिए? फोर्स का कोई ना कोई असर चाहिए, लेकिन यहां पे तो वो हमें मिल नहीं रहा है। तो वर्क डन क्या आएगा सर्कुलर मोशन के दौरान? 0 वर्क डन। तो ये कुछ बेसिक कंडीशन थी 0 वर्क डन की। अब ये जो चीजें आपको बताई गई हैं ये थी बेसिक लेवल पे। अब लेवल सेकंड के ऊपर हम चलते हैं, यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। इधर हम देखते हैं, कोई ग्राफ लिया हमने, मान लेते हैं कि हम पोजीशन ए से चलना शुरू किए फोर्स के कारण। इधर हम लेके चल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन ए से चलना शुरू किया और हम पोजीशन बी के ऊपर पहुंच गए, ए से बी तक। फोर्स के असर पे हमने ए से बी के ऊपर किसी वस्तु को शिफ्ट कर दिया, ए से बी तक हमने शिफ्ट कर दिया। तो आपको बताना वर्क डन क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन यहां से आएगा अपने पास एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देगा? वर्क डन देगा। एरिया अंडर द कर्व हमें वर्क डन देगा, ध्यान रखिए इस चीज को, ठीक है। इसके बाद हम लेके चल रहे हैं एनर्जी को। ऊर्जा, ठीक है। एनर्जी की बात करें हम तो टेंडेंसी टू डू वर्क, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? ऊर्जा की। टेंडेंसी टू डू वर्क, कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन किसी भी कार्य को करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए ये हम जानना चाहते हैं। तो एनर्जी का यूनिट क्या होगा? सबसे पहले देखते हैं हम एसआई यूनिट, या फिर हम बात करें एमकेएस यूनिट। फिर आएगा अपने पास सीजीएस यूनिट, फिर आएगा अपने पास एफपीएस यूनिट, उसके बाद आएगा अपने पास प्रैक्टिकल यूनिट दैनिक जीवन में। प्रैक्टिकल यूनिट दैनिक जीवन में जो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद आएगा अपने पास प्रैक्टिकल यूनिट के बाद इलेक्ट्रिकल यूनिट। इलेक्ट्रिकल यूनिट जो आपके मीटर में आती है वो। और इलेक्ट्रिकल यूनिट के बाद आएगा स्मॉलेस्ट यूनिट, क्या होगी? स्मॉलेस्ट यूनिट। इनके बारे में जान लेते हैं।
एसआई यूनिट होगी अपने पास क्या, जूल। सीजीएस यूनिट होगी क्या, सीजीएस यूनिट होगी अर्ग, ERG अर्ग। एफपीएस यूनिट तो ये होती है ब्रिटिश ऊष्मीय मात्रक, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट दैनिक जीवन में तो वो हम यूज करते हैं कैलोरी। चाहे दूध का पैकेट लेके आओ, कोई भी पैकेट लेके आओ, उस पे लिखा होता है एनर्जी इतने किलो कैलोरी। इलेक्ट्रिकल यूनिट को हम किलोवाट आवर में मेजर करते हैं, किलोवाट आवर। और स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है अपने पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन यूनिट्स के बीच क्या रिलेशन है वो जानना जरूरी है, तो इनके बीच जो रिलेशन है वो जान लेते हैं। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग, 1 कैलोरी बराबर है 4.18 जूल, या इसे आप 4.2 जूल कह सकते हैं। एक ब्रिटिश ऊष्मीय मात्रक, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये बराबर होता है 1.055 10⁻³ जूल। इसे आप कह सकते हो 1055 जूल। कैलोरी में कन्वर्ट करो कितना, 252 कैलोरी। उसके बाद अपने पास 1 किलोवाट आवर, यानी मीटर में 1 यूनिट जब आती है तो कितने जूल एनर्जी हम यूज कर लेते हैं, तो 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। उसके बाद सबसे छोटा यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी, किसके बराबर 1.6 गुना 10 की पावर -19 जूल, इसके ऊपर। ठीक है, ये इनका आपस में रिलेशन है। उसके बाद यहां से और क्वेश्चन क्या कवर कर सकते हैं हम वो देखते हैं। यहां से हम काउंट कर सकते हैं कि मीटर के अंदर कितनी यूनिट आएंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स अगर हमें काउंट करना है। तो जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो वो कितने वाट का है, और टोटल कितने दिन तक आपने यूज किया है, और उन दिन में टोटल कितने घंटे आपने यूज किया है, डिवाइडेड बाई 1000। इसमें आप क्या कर सकते हैं इजी करने के लिए, डेज को आवर्स के अंदर, डेज इंटू आवर्स, टोटल आवर्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई से क्या मिल जाएगा हमें, आवर मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई 1000। ये आ जाएंगे नंबर ऑफ यूनिट्स। एग्जाम्पल अगर हम लेके चले कि ये 100 वाट का बल्ब है, आप इसको ऑन करके 1 महीने के टूर पे निकल जाते हो, यानी कि 24 घंटे ऑपरेट करेगा ये, तो नंबर ऑफ यूनिट क्या होगी, एन का मान क्या होगा, तो 100 इंटू 30 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 1000, ये कैंसिल आउट, कितना आएगा 72 यूनिट। अगर आपको पर यूनिट का रेट दे रखा है तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो वैल्यू। जैसे मान के चले कि 5 रुपए पर यूनिट है रेट, तो यहां से कितना आ जाएगा अपने पास, 72 इंटू 5 कितना, 360 रुपीज। तो ये था नंबर ऑफ यूनिट से। उसके बाद स्मॉलेस्ट यूनिट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनेगा, एक एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, इसके बारे में आप जानते हैं क्या होता है ये 1/12 कार्बन का मास 612, इसका ये पार्ट होता है। ये सबसे छोटा यूनिट होता है, लगभग किसके बराबर होगा, तो 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये बराबर होता है 1.65 या 6 भी ले सकते हैं हम, 10⁻⁻27 किलोग्राम की। इससे आगे अगर देखिए, इतने मास को हम आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से E = mc² से रिलेट करें, तो इतने मास को जब एनर्जी में बदलेंगे तो कितनी एनर्जी मिलेगी,
931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 मेगा का मतलब 10 की पावर 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यहां पे मैंने आपको बताया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 1.6 गुना 10 की पावर -19 जूल। ये था अपने पास टोटल। ये कहां से आया अपने पास? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। और वो किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। ये वाली चीजें। इससे आगे है एनर्जी कन्वर्जन, ऊर्जा रूपांतरण। एनर्जी कन्वर्जन, ऊर्जा रूपांतरण। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे बदलें, यहां एक पूरा फ्लो चार्ट बनाया जाएगा, डिटेल में देखते हैं उसको। सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युतीय ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा। दूसरा हम देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। तीसरा हम देखते हैं साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा। चौथा हम देखेंगे लाइट एनर्जी, प्रकाशीय ऊर्जा, लाइट एनर्जी, प्रकाशीय ऊर्जा। पांचवा हम देखेंगे केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है। इससे आगे हम देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा हम मैकेनिकल एनर्जी का आइडिया दें। किसी भी लिविंग, किसी भी नॉन लिविंग में कोई भी मोमेंट हो, चाहे मूव कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी, हम सुन पा रहे हैं तो भी कानों के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वो भी मैकेनिकल एनर्जी, चल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, या कुछ भी किसी भी तरह की एक्टिविटी होगी, किसी लिविंग और नॉन लिविंग में कोई भी एक्टिविटी होगी तो किसके कारण होगी? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का आगे हम देखेंगे दो पार्ट, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां से हम देख रहे हैं प्रकाशीय ऊर्जा को अगर विद्युतीय ऊर्जा में बदलना है तो यहां हम यूज करते हैं किसका? सोलर सेल का। यहां हम यूज करते हैं फोटो डायोड का, और यहां हम यूज करते हैं फोटोवोल्टिक सेल का, फोटोवोल्टिक सेल। और ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं? तीनों फोटोवोल्टिक इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं। फोटोवोल्टिक प्रभाव, फोटोवोल्टिक इफेक्ट। उसके बाद इसके अपोजिट अगर देखें कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो आपके पास ऑप्शन है एलसीडी, एलईडी और सीएफएल। उसके अलावा बल्ब है, ट्यूबलाइट है, वो सब चीजें हैं। यहां से मैं आपको बता दूं इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, हिंदी में भी ऐसे ही लिखने इनको, लाइट इमिटिंग डायोड। और सीएफएल को अक्सर यही पूछा जाता है, कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेंट, कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेंट लैंप। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं
इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अगर कोई कार्य करना, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण कोई भी मशीन से वो कार्य करे, चाहे फैन है, चाहे हम बाकी मोटर की बात कर लें, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है? मैकेनिकल एनर्जी। तो इसे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है? तो आपके पास आंसर होगा जनरेटर। देखो जनरेटर को जनरेट नहीं करता, सिर्फ कन्वर्ट करता है। या फिर हम बात करें डायनामो। उसके बाद हम बात करते हैं साउंड एनर्जी को अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, साउंड को सिग्नल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सिग्नल किस में रहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो साउंड को अगर सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो यहां पे हम यूज करते हैं माइक, यानी कि माइक्रोफोन का। और अगर इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से साउंड जनरेट करना है तो यहां पे यूज करते हैं हम लाउड स्पीकर का। उसके बाद केमिकल एनर्जी को अगर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना है, केमिकल को लाइट, तो किसी भी लिविंग नॉन लिविंग किसी को भी जला दो, जलाओगे तो क्या निकलेगी? लाइट एनर्जी। तो बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, या हम बात करें पेपर, कागज को जलाओगे तो भी क्या निकलेगी? लाइट एनर्जी। और लाइट एनर्जी से अगर केमिकल एनर्जी, तो यहां पे अपने पास प्रोसेस होता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। याद रखिए प्रकाश संश्लेषण में अगर रेड कलर की लाइट है तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस की रेट रहेगी, और अगर ग्रीन कलर की लाइट है तो सबसे कम फोटोसिंथेसिस की रेट रहेगी। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज्यादा लाल रंग के लिए और सबसे कम हरे रंग के लिए। और अगर पेयर में पूछे सबसे ज्यादा तो रेड एंड ब्लू आ जाएगा अपने पास पेयर में। ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी को अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो यहां रहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर नाभिकीय संयंत्र, एनरिको फर्मी ने जो बनाया। ठीक है। यह था अपना एनर्जी कन्वर्जन। एक बार हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड। इससे आगे अपने पास मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को कैसे समझा जाए? तो ये जो वर्ड यूज करें हम मैकेनिक, मैकेनिक की भागदौड़ भरी जिंदगी थकना मना है। तो कभी रेस्ट कभी मोशन, भागदौड़ भरी बस। तो यहां पे एक रेस्ट वर्ड यूज करना है, एक मोशन। तो देखिए मैकेनिकल एनर्जी जो वस्तु के रेस्ट पोजीशन के लिए जिम्मेदार है या वस्तु के मोशन के लिए जिम्मेदार है? गति के लिए जिम्मेदार है। अब देखो हमारे माइंड में रेस्ट का क्या कंसेप्ट बना हुआ है कि गए बिस्तर पे लेट गए सो रहे हैं वो रेस्ट है। नहीं, यहां रेस्ट का मतलब क्या है? शेप चेंज या पोजीशन चेंज, शेप चेंज या पोजीशन चेंज। और मोशन के बारे में आप जानते हैं, तो मोशन से रिलेटेड जो एनर्जी का टाइप है वो है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। और ये है अपने पास रेस्ट से। तो शेप चेंज और पोजीशन चेंज इससे रिलेटेड है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हिंदी में कहा जाता है स्थिर ऊर्जा। ठीक, पोटेंशियल यानी कि एक तरह से ताकत की बात कर रहे हैं हम।
अब पोटेंशियल का वैसे तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला आ जाता है अपने पास mgh, और काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है अपने पास हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये है रेस्ट और वो है मोशन। अब इसमें एग्जाम में क्या आता है, तो अगर हम शेप चेंज से रिलेटेड एग्जांपल लेके चले तो इधर देखते हैं, ये है क्लॉक, कुछ इस तरह से स्प्रिंग क्लॉक है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है। जब चाबी मारते हैं इसमें तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। ये स्प्रिंग है, ये टाइट हो जाएगा एकदम से, तो ये स्ट्रेच होगा तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, और स्टोर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ये देखते हैं हम, ये है गुलेल, इधर से रबड़ बांध के अगर पीछे की ओर खींचते हैं इसको हम, तो इस रबड़ के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से धनुष का हम देखते हैं, ये बना के इस वायर को जब हम पीछे की ओर खींचेंगे, वायर को जब पीछे की ओर खींचेंगे तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर, पोटेंशियल एनर्जी। हम जो खिलौना गाड़ी लेके आते हैं कुछ इस तरह से, या जो इंजन लगा होता है इसका बीच में, ये जो चाबी के लिए इस तरह से जब रोटेट करवाते तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, खिंच जाएगा, तो उसमें क्या हो रहा है, शेप चेंज। तो कौन सी एनर्जी स्टोर, पोटेंशियल एनर्जी। अगर स्टोरेज की बात की जाए तो बेसिकली दो हम स्टोर करते हैं, एक होता है केमिकल एनर्जी जो बैटरी या सेल के अंदर हम करते हैं, और दूसरा होता है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी जो वस्तु की शेप चेंज या पोजीशन चेंज। सर पोजीशन चेंज कैसे, जैसे मान लेते हैं ये नदी जा रही है, नदी के ऊपर हमने एक बांध बना दिया, बांध के अंदर पानी को इकट्ठा कर दिया, तो इस पानी के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, तो आंसर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। आप यहां से छत के ऊपर चले गए, कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी पे बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, वर्क और एनर्जी दोनों से रिलेट करके। ये मान लेता हूं मैं कोई हिल स्टेशन है, या कोई भी हिल है, कोई पहाड़ी है, आप यहां से चले थे और यहां से चल के आप यहां पहुंच गए, इसके टॉप पे पहुंच गए, यहां पे पहुंच गया, तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो आपने क्या की है, पोजीशन चेंज की है, और जब पोजीशन चेंज हो रही है तो उसमें क्या होगा, वर्क डन होगा, और ये वर्क डन किसके बराबर होगा, तो वर्क एनर्जी के बराबर होता है, ये वर्क mgh के बराबर होगा। तो इसमें न्यूमेरिकल आपको दे सकता है कि g का मान कितना लेके चलते हैं, होता तो 9.8 है अर्थ के रिस्पेक्ट में, हम लेके चलते बेसिकली अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद मास आपका दे रखा है कि मान लेते कि आपका मास है 50 केजी, m का मान, और किसी 100 मीटर ऊंचाई के पहाड़ पे चढ़ना है, हाइट दे रखी 100 मीटर, तो बताओ किया गया कार्य क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, W इज इक्वल टू mgh, ये होगा। तो पोटेंशियल और काइनेटिक, अब इससे आगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग। काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम के बीच क्या रिलेशन है वो जान लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल ये लीनियर मोमेंटम अपने पास पी किसके बराबर, एम वी। अगर हम क्या करें, यहां से एम वी मल्टीप्लाई कर दे, हम यहां पे पी को किससे मल्टीप्लाई करें, या फिर इधर हम देख लेते हैं अपने पास वी स्क्वायर है, एम है, एम एक है, वी से मल्टीप्लाई और v से डिवाइड कर देते हैं।
सॉरी v से मल्टीप्लाई है अपने पास, v से ही डिवाइड, क्या आ जाएगा mv स्क्वायर बाई v, ये वाला जो रिलेशन है। चलिए देखते हैं। पावर यानी कि शक्ति, ये क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इससे आगे हम देखते हैं P बराबर है W बाई टी, वर्क बाई टाइम। यूनिट क्या बनेगा इसका, यूनिट एक तो बन जाएगा वाट, या दूसरा हम यहां से निकाल लेंगे जूल सेकंड, जूल पर सेकंड। इसके बाद पावर से रिलेटेड नेक्स्ट अगर देखिए, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है। इससे आगे अगर हम देखें, पावर से रिलेटेड हम उठा के देखें, तो इससे आगे बनता है पावर ऑफ इंजन। पावर ऑफ इंजन, इंजन की जो क्षमता है या शक्ति है वो हम मापते हैं हॉर्स पावर में। पावर ऑफ इंजन को हम मापते हैं हॉर्स पावर में, ठीक है। अश्व शक्ति, और आप जानते हैं कि एक हॉर्स पावर एक एचपी किसके बराबर है, 746 वाट। और 1000 वाट या 1 किलोवाट का अगर हम बात करें, 1000 वाट में कितने एचपी, तो ये 1.34 एचपी। ये वाला अभी पूछा गया था रिसेंट में कि 1000 वाट में कितने एचपी, तो ये रहेंगे अपने पास 1.34 एचपी। तो ये पावर से रिलेटेड था। अब हम अगर तीनों की डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमा की चर्चा करें, वर्क, एनर्जी एंड पावर, तीनों का, विमा, डायमेंशन, तो हम जानते हैं फोर्स के लिए डायमेंशन क्या होता है, F बराबर है ma। मास के लिए डायमेंशन बनेगा अपने पास कैपिटल M। एक्सेलरेशन के लिए क्या रहेगा, LT-2, जिसकी कोई भी पावर ना दे रखी हो, इसका मतलब उसकी पावर क्या रहती है, 1। अब हमने निकालना है वर्क के लिए, तो वर्क क्या रहेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये आएगा अपने पास MLT-2 इंटू L, तो ये आ जाएगा ML2T-2। और वर्क और एनर्जी के लिए एक जैसा विमा रहेगा। तीसरा बना पावर के लिए, पावर के लिए तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन, वर्क बाय टाइम, तो इसके लिए बन जाएगा अपने पास ML2T-2, नीचे T, क्या आ जाएगा फाइनल, ML2T-3, ये अपने पास पावर का विमा आ जाएगा। तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक वर्क, एनर्जी एंड पावर, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट था। चलिए फिर